हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 की काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता है जैसे कि आज 17 जून है एंड जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट दी गई है वो 18 जून यानी कि कल की दी गई है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल आपका रिजल्ट आ जाए, बट अभी श्योर इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऐसा था कि पहले सिर्फ एग्जाम 8 जून को होना था, लेकिन उसके बाद जो है 8 और 9 2 दिन एग्जाम आपका हुआ था। तो कल रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो वो कल ही पता चलेगा। एंड जो रिजल्ट आता है जनरली शाम को 7-8 बजे के आसपास ही आता है। तो सुबह से ये सब मत इंतजार करना कि भाई रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है हर बार की, लगभग शाम को 7-8 बजे के आसपास रिजल्ट आता है। तो कल अगर आया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेस रहता है काउंसलिंग का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जो आप अभी से तैयार करके रख लें, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं होता और एडमिशन के लिए भी आपको कॉलेज जाना पड़ता है। अब पता चला कि आपके घर से काफी दूर वाला एम्स आपको मिला, जहां पर जाने के लिए आपको कम से कम 2 दिन लग गए, तो फिर दिक्कत हो जाती है वहां पर। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देख लो, मतलब मजा आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, एंड जो भी चीजें मैं बताता हूँ देखो 100% ऑथेंटिक बताता हूँ, सारी चीजें प्रूफ के साथ बताता हूँ। तो कभी भी ये मत सोचना कि कोई भी चीज मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि कल रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर मान लो रिजल्ट आता है तो मैं बताता हूँ कि कैसे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट की सबसे पहले एक पीडीएफ आती है, ठीक है ना। पीडीएफ में उन बच्चों का रोल नंबर होता है जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया होता है। अब क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है, एम्स ने पहले ही बोल रखा है कि भाई जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट है उनका स्कोर जो है वो 50% होना चाहिए एग्जाम में, और ओबीसी वालों का 45% होना चाहिए, और एससी और एसटी के कैंडिडेट जो है उनका 40% होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज रहती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई जनरल और ईडब्ल्यूएस इनका स्कोर जो है 50%। अब भाई 100 नंबर का आपका पेपर था तो 100 नंबर का 50% 50 मार्क्स होता है। तो जिसके भी 50 नंबर होंगे और अगर उसने जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अपने फॉर्म में सेलेक्ट करी थी, तो उसका उस पीडीएफ में नाम होगा, उसका रोल नंबर उसको दिखाई दे जाएगा। इसी तरीके से जो ओबीसी कैटेगरी से जिसने भी फॉर्म फिल करा है उसको मिनिमम 45% मार्क्स यानी कि 45 नंबर चाहिए होंगे यहाँ पर। अपने एग्जाम में अगर 45 आ जाते हैं तो पीडीएफ में आपको रोल नंबर अपना दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एससी और एसटी कैंडिडेट्स जो हैं, एससी या एसटी से जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, उनके मिनिमम 40 मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, तब उनको पीडीएफ में अपना रोल नंबर नजर दिखाई देगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपका रोल नंबर पीडीएफ में नहीं है, इसका मतलब है कि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों की कहानी खत्म हो चुकी है, अब आप कोई और रास्ता ढूंढिए, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ ये होता है, क्योंकि जिसने क्वालिफाई नहीं कर पाया वो आगे काउंसलिंग के लिए नहीं प्रोसीड कर पाएगा। अब क्वालिफाई करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 100% सीट मिल जाएगी, ठीक है। जिसने एग्जाम को क्वालिफाई किया है उसका रोल नंबर पीडीएफ में आएगा, और रोल नंबर पीडीएफ में आने के बाद वो कैंडिडेट जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब बहुत सारे उसमें से भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बीच में लटक सकते हैं, वो कैसे लटकेंगे वो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो, पहले तो ये समझ लो कि रिजल्ट आएगा पीडीएफ में, जिसका रोल नंबर होगा इसका मतलब है कि उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसीड कर सकता है। जिसका रोल नंबर पीडीएफ में नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग उतने मार्क्स नहीं ला पाया, उससे उसके मार्क्स कम रह गए। और वो कितने कम रह गए ये कैसे पता चलेगा, तो जब रिजल्ट की पीडीएफ आती है उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है एम्स सभी का इंडिविजुअल स्कोर कार्ड रिलीज कर देता है। तो जिस कैंडिडेट का रोल नंबर उस पीडीएफ में नहीं दिखाई देगा, वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अपना लॉगिन करके चेक करेगा, तो उसको अपने इंडिविजुअल स्कोर कार्ड का लिंक मिल जाएगा। वहां से वो चेक कर लेगा कि भाई मेरे इस बार कितने नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर ढूंढते रहते हैं मेरा रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा, ये सब होता रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद क्या है, देखो जो चीज मैंने अभी आपको कही कि भाई पीडीएफ में रोल नंबर आने के बाद भी आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। कैसे हो सकते हो वो मैं बताता हूँ। एम्स ने पहले ये बात क्लियर कर दी है अपने प्रोस्पेक्टस में, जिस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई थी, कि अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपका जो वो है क्या बोलते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है, किसका, कैटेगरी का, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो वो 1 अप्रैल 2024 से लेके 8 जून 2024 तक के बीच का इशू होना चाहिए।
ठीक है। और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका ये बोला गया था कि 9 जून 2023 से लेके 8 जून 2024 तक के बीच की डेट होनी चाहिए आपके ओबीसी के सर्टिफिकेट की। ठीक है। अब होगा क्या कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अगले दिन ही वहां पर एक ऑप्शन आ जाता है, जब आप लॉग इन करते हो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। एससी एसटी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ता और जनरल कैटेगरी को प्रूव करने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती। ठीक है। और एससी एसटी को अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ता, ना ही उनके लिए इशू डेट का कोई चक्कर है कि आपका इशू डेट ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ऐसा कोई चक्कर है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट या सेंट्रल का होना चाहिए। कोई भी हो एससी एसटी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट वैलिड है, बस हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। मैंने फिर पहले भी बोला है कि अगर वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, आपकी रीजनल लैंग्वेज में है, तो प्लीज आप उसको कन्वर्ट करवा लें, ट्रांसलेट करवा लें अपने नियर बाय तहसील जाके जहां से आपने सर्टिफिकेट बनवाया था। तो ये मैंने उनके लिए बता दिया। किसी का भी सर्टिफिकेट अगर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर किसी अदर रीजनल लैंग्वेज में होता है तो वो अपने लैंग्वेज, अपने सर्टिफिकेट को ट्रांसलेशन जरूर उसका जरूर करवा दें। ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ। उनके साथ यही मैंने बता दिया कि एक तो इशू डेट का चक्कर रहता है, जो इशू डेट मैंने बताई वो होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट के अंदर तो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं लेकिन सेंटर की लिस्ट के अकॉर्डिंग ओबीसी में नहीं आते, जिस वजह से उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंटर वाला नहीं बन पाता। ठीक है। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का सर्टिफिकेट अपना सेंट्रल वाला फॉर्मेट में और उनकी डेट के अकॉर्डिंग बना रखा है, तो जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अगले दिन आपको सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। रिजल्ट के अगले दिन या एक दिन बाद आप कह सकते हो, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर वो ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। जितने भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होते हैं सिर्फ उनके पास होगा, एससी एसटी या जनरल वालों के पास ये नहीं होगा। ठीक है। तो जिसने भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से फॉर्म फिल करा है, जब आपने कैटेगरी चूज करी होगी, तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी चूज करा था तो रिजल्ट के 1 से 2 दिन के अंदर जब आप लॉग इन करोगे डैशबोर्ड पे, जब अपने पहुंचोगे तो वहां पर अपलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है। अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा और इसको अपलोड करने के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है। इसी टाइम के बीच में आपको इसको अपलोड कर देना है। ठीक है। अब आप इसको अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद क्या होगा, 3 से 4 दिन और लगेंगे और ये सर्टिफिकेट मैन्युअली जो है एम्स की टीम की तरफ से वेरीफाई किया जाता है। ठीक है। एम्स की टीम इसे क्या करती है, वेरीफाई करती है कि भाई जो हमने क्राइटेरिया दिया था बच्चे को, क्या उसने इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करा है या नहीं करा है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट सभी उन क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट होने का कोई भी आपको मेल वगैरह नहीं आता। मेल किसका आता है, रिजेक्ट होने का। अगर आपका सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो आपकी ऑफिशियल जो मेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करा था उस पर आपको मेल रिसीव हो जाएगा कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आती होगी। तो पहले आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम होगा सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स का। बाकी जनरल एससी एसटी और जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं वो तब तक इंतजार करेंगे। ठीक है। तो जब ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अब इसमें क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा बच्चों का। कैसे, मान लो अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो, ठीक है, मान लो अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 45 नंबर चाहिए थे। तो जब रिजल्ट आया तो तब तो आपका पीडीएफ में नाम आ गया था। मान लो आपके नंबर कितने थे, 46 थे। मान लो आपके नंबर कितने थे, 46 थे, पीडीएफ में आपका नाम आ गया, आपने सोचा बहुत खुशी हो गई कि चलो मैं काउंसलिंग के लिए तो एलिजिबल हो गया। ठीक है, या हो गई। ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जब आपने सर्टिफिकेट अपलोड करा, सर्टिफिकेट में मान लो रिजेक्शन आ गया कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया है, अब आप ओबीसी कैटेगरी से काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो जो भी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली उनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है जनरल में। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपका रिजेक्ट हो गया इन केस, तो आप जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाओगे। लेकिन जनरल कैटेगरी से तभी आप एलिजिबल हो पाओगे आगे की काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए, जब आप जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स की कट ऑफ को क्लियर करोगे। यानी कि मिनिमम अगर आपके 50 नंबर होंगे, अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, मतलब ईडब्ल्यूएस का तो चलो कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को तो 50 कम से कम चाहिए चाहिए। ठीक है। लेकिन ओबीसी के केस में अगर मान लो क्या है, 45 मार्क्स है, ठीक है, और मान लो 46 मार्क्स है किसी के, लेकिन उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर रिजेक्ट हो गया और अगर उसके 50 से कम नंबर है, 50 से ज्यादा नहीं है, तो फिर वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा, वो उस स्टेप के बाद बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से सेग्रीगेशन किया जाता है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे को हल्का सा डाउट लग रहा है कि ये जो जनरल ईडब्ल्यूएस, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50 मार्क्स ही है या ईडब्ल्यूएस के लिए 45 है।
तो एक सेकंड बस आप मेरे को दो, मैं बस इस चीज को एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, बल्कि मैंने ये चीज बताई भी थी। ठीक है, तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ और उसके बाद जो है हमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बताया मैंने, बिल्कुल सही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ओबीसी वालों के साथ ये खेल बहुत होता है कि ओबीसी वाले कैंडिडेट के मान लो 48 मार्क्स थे, पीडीएफ में तो उसका नाम आ गया, उसने सोचा कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, काउंसलिंग के लिए मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन जैसे ही उसने सर्टिफिकेट अपलोड करा और गलती से उसका रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया, वहां पे सर्टिफिकेट उसका रिजेक्ट हो गया, तो उस केस में उसको जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के मार्क्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करने के लिए 50 नंबर चाहिए, लेकिन आपके हैं कितने, 48 है, 46 है, 47 है, या 49.66 भी अगर हैं, तो आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, इसीलिए ये कैटेगरी सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्या है कि मैं तो भाई काफी टाइम से बता रहा हूँ, और जो मेरे पेड बैच काउंसलिंग, जो मेरा काउंसलिंग वाला बैच है, काउंसलिंग वाला जो ग्रुप है मेरा, पेड काउंसलिंग का ग्रुप, जितने भी वहां पर लोग हैं, तो मैं उन सबको ये चीजें पहले से ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना, और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप भी मेरे से पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो एम्स बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल के लिए, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम की आईडी जो है वो ये है SHIKHER_297, और इसकी जो फीस है ग्रुप में ऐड होने की वो 297 रुपीज है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एम्स की काउंसलिंग के लिए मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, बल्कि पीजीआई चंडीगढ़ या बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, आपकी नीट यूजी की जो काउंसलिंग है, नीट के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग होता है, उसके काउंसलिंग के लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एम्स की काउंसलिंग नहीं होगी, बल्कि जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हैं या जहां जहां पर भी नीट के स्कोर के बेसिस पर आप बीएससी नर्सिंग वगैरह कर सकते हो, वहां पर मैं सब जगह पर आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये 297 चार्ज जो है वो आपका पूरे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, जितने जितनी उसमें भी आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, वो आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये वन टाइम चार्ज है। एंड देखो, मुझे पता है कि भाई जो भी ग्रुप में है, तो मैं उनको पूरा एफर्ट करूंगा कि भाई उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिल पाए, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बहुत सारे आप में से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे होते हैं, उनको एक अच्छा कॉलेज मिल भी सकता है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भटकने के चक्कर में क्या है, उल्टा सीधा कॉलेज चूज कर लेते हैं अपनी काउंसलिंग में, और उसके बाद फिर उनको वहां पर जाना पड़ता है, जबकि वो एक अच्छा बेटर कॉलेज ले सकते थे। तो यहीं पर काम आती है काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोसेस। ठीक है, तो यहीं पर मेरी गाइडेंस आपको काम आ सकती है। तो ये बहुत ही एक नॉमिनल सा अमाउंट है, ये चार्ज करना इसलिए जरूरी है सो दैट कि मेरे एफर्ट्स की कुछ वैल्यू हो पाए। ठीक है ना, तो आप में से जिसको भी करना हो वो इसमें ग्रुप में ऐड हो सकता है, और इस टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, लेकिन तभी आप मैसेज करना जब आपको इसमें ऐड होना हो। अदरवाइज बाकी सभी क्वेश्चंस के लिए कमेंट सेक्शन दिया है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई पहला स्टेप जो आपको करना होगा। तो जब आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अपना जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल सा होता है, ओटीपी वगैरह आता है अपना, जो एम्स का रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह होता है वो सब डाल के, ओटीपी डाल के आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, और उसके बाद वहां पर चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग में देखो बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पहली बार चॉइस फिलिंग कर रहे हो और आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप फंस सकते हो। अब फंस कैसे सकते हो मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, पता है कुछ लोग यूट्यूब पर बहुत गलत गाइड करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आपके मार्क्स कम हैं तो आप क्या करो, एम्स मंगलागिरी को टॉप पर डाल दो, या आपके मार्क्स जो है ठीक ठाक थोड़ा मिड रेंज में आ रहे हैं तो एम्स दिल्ली पहले नंबर पे मत डालो, गलती हो जाएगी, बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा अगर एम्स दिल्ली को पहले नंबर पे रख दोगे। आप क्या करो कि एम्स मंगलागिरी डाल दो, ठीक है, या मतलब एम्स बीबी नगर डाल दो, ठीक है, या एम्स रायबरेली डाल दो, जो कि बहुत ही नीचे लेवल के कॉलेजेस हैं, जो कि अभी रिसेंटली वहां पर अभी प्रोसेस जो है ऑपरेशन स्टार्ट हुए, मतलब बीएससी नर्सिंग वगैरह कोर्सेस अभी स्टार्ट हुए। तो जब आप पहले नंबर पे एम्स बीबी नगर एम्स मंगलागिरी को डाल दोगे, तो बाकी सारे एम्स मिलने के तो चांसेस आपके बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, और ऐसी बेवकूफी बहुत सारे कैंडिडेट्स करते रहते हैं, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर भी पता है, जब मुझे ये चीज पता लगी, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, तब भाई मैं उनको बोलता हूँ कि तुमने ये क्या इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, कि भाई तुम्हें जो है एक बेटर एम्स मिल सकता था, तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें एम्स पटना भुवनेश्वर ये बेटर एम्स हैं जो तुम्हें मिल सकते थे, लेकिन तुमने पहले नंबर पे मंगलागिरी और बीबी नगर डाल के पूरा खराब कर दिया। ठीक है, और फिर क्या है, वो कोशिश करते हैं कि भाई अब अपग्रेड हो जाएगा, तो अपग्रेड करने के चांसेस भी काफी कम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले राउंड में अपनी सीट बुक कर लेते हैं।
तो भाई जब सीटें बुक हो जाएंगी, सीटें अगर कम बचेंगी तो अपग्रेड भी कहाँ से करोगे, अपग्रेड करने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि काउंसलिंग अगर कर रहे हो तो भाई बहुत दिमाग लगा के करो। पहली चीज, पहला रूल आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आपका ऑर्डर हमेशा बेस्ट टू वर्स्ट कॉलेज होना चाहिए, यानी कि जो बेस्ट कॉलेज है वो सबसे ऊपर आपकी चॉइस फिलिंग में होना चाहिए। अगर आप इस बात को मेरे फॉलो करोगे तो भाई आप हमेशा फायदे में रहोगे। और आप कुछ गधे लोगों की बातों को फॉलो करोगे कि एम्स मंगलागिरी को पहले नंबर पे डाल दो, तुम्हारे मार्क्स तो कितने हैं 58 है, एम्स मंगलागिरी को डाल दो वो मिल जाएगा। अरे भाई वो तो तब भी मिल जाएगा जब उसको नीचे डालोगे। ठीक है, तो देखो काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग के सिंपल से दो तीन रूल हैं। पहला तो ये कि पहले ये डिसाइड करो कि आप घर से ज्यादा दूर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये डिसाइड करनी पड़ती है। दूसरी चीज ये डिसाइड करो कि भाई जो मुझे कॉलेज मिलेगा, मुझे उसको लेना है कि नहीं लेना, मतलब वही बात हो गई। ठीक है, कि घर से दूर जाना है नहीं जाना, कॉलेज मिलता है तो लेना है कि नहीं लेना। जो कॉलेज नहीं लेना है बिल्कुल भी, उसको काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग में मत करो। उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। ठीक है, और एक और चीज है कि भाई जब आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग करते हो, ठीक है, भले ही आपके मार्क्स कितने हो, 55 हो, 52 हो, 53 हो, 58 हो, 75 हो, कितने भी हो, आपको अगर लगता है कि भाई एम्स दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, तो मुझे पहले नंबर पे उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एम्स दिल्ली को ही सिलेक्ट करना है, भले ही मेरे मार्क्स कितने कम हो कितने ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और और अगर आपको मतलब कोई भी कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो कोशिश ये करो कि सारे के सारे एम्स मतलब जो है वहां पर सिलेक्ट करने की कोशिश करो। मतलब ये कि काउंसलिंग में सारे एम्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा कॉलेजेस को सिलेक्ट करोगे उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपको सीट मिलने की। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई मेरे को तो जाना नहीं है, इसमें तीन चार कॉलेज फिल कर देता हूं, मेरे को इसमें शायद मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो जितने ज्यादा कॉलेज फिल करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और वहां पर प्रेफरेंसेस आपको फिल करने होते हैं, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर। तो इस तरीके से प्रेफरेंसेस ऑर्डर आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपको हमेशा बेस्ट एम्स रखना है। उसके बाद जो उससे थोड़ा नीचे वाला एम्स होता है, जैसे मान लो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट एम्स का लिस्ट रहता है वो हमेशा ये रहेगा कि पहले पर दिल्ली रख दिया, दूसरे पर मैंने क्या रख दिया, जोधपुर रख दिया, तीसरे पर मैंने भोपाल रख दिया, ठीक है, चौथे पर मैंने क्या रख दिया, ऋषिकेश रख दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर चौथे पे ऋषिकेश, उसके बाद जो है मैंने पटना रख दिया, क्योंकि पटना वाला भी अच्छा एम्स है, फिर उसके बाद भुवनेश्वर रख दिया। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये जो स्टार्टिंग में आप ये जो 6 एम्स देख रहे हो, ये हमेशा आपकी टॉप लिस्ट में होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि अगर भाई बीएससी नर्सिंग करने का सोच ही लिया है तो ढंग से करो ना, तो फिर ऐसे फालतू के कॉलेजेस में जाने का क्या फायदा। क्यों, जैसे एम्स मंगलागिरी हो गया, बीबी नगर हो गया, रायबरेली हो गया, इन सब में अभी बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पर अभी पहला बैच भी आउट ना हुआ। तो भाई जब पहला बैच यहाँ पर आउट नहीं हुआ है, अगर ये नया कॉलेज खुला है, 1-2 साल हुए हैं या 3-4 साल हुए हैं, तो आप खुद ही सोचो वहां पर कितनी फैसिलिटीज होंगी, वहां पर आपको ज्यादा सीखने को नहीं मिल पाएगा। तो जो पुराने एम्स हैं उनमें जाने की पहले कोशिश करो। तो आपके मार्क्स कितने भी हो, रूल नंबर वन यही है, इसको अपने जो है गार्ड बांध के रख लो कि भाई रूल नंबर वन यही है कि आपके मार्क्स कितने भी कम हो, कितने भी खराब हो, कितने भी ज्यादा हो, आपको हमेशा जो लिस्ट बनानी है यहाँ पर प्रेफरेंसेस की, वो बेस्ट टू वर्स्ट एम्स बनानी है, यानी कि बेस्ट एम्स हमेशा ऊपर होने चाहिए। क्योंकि कुछ गधे लोग, मैं बता रहा हूँ फिर से, कि यही गाइड करते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर अगर कम है तो एम्स मंगलागिरी को पहले पे डाल दो। तो भाई अगर तुम एम्स मंगलागिरी को पहले पे डाल दोगे तुम्हें वही अलॉट हो जाएगा। और वही अगर अलॉट हो गया तो बाकी तुमने जितने भी नीचे रखे थे, मान लो एम्स मंगलागिरी तुमने पहले पे डाला और उसके बाद सेकंड पे तुमने एम्स दिल्ली डाल दिया, तो मंगलागिरी जब मिल गया तो दिल्ली के तो चांसेस ही खत्म हो गए बिल्कुल। तो ये चीज थोड़ा सा समझो, अगर थोड़ा सा भी लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो तो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो पहले 6 तो आपने एम्स यही रखने, उसके बाद के जो बाकी 6-7 एम्स और हैं, आई थिंक टोटल 14 हो गए हैं इस बार, 14। तो जितने भी बाकी इसके बाद हैं उसको फिर आप अपने घर की दूरी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। क्योंकि अगर बेस्ट एम्स में जाने का इरादा है तो पहले 6 पर तो यही रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब इसमें भी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑर्डर कर सकते हो, जैसे मान लो कि कोई उत्तराखंड से, अब उत्तराखंड से अगर उसको कोई है तो उसको लगता है कि भाई मान लो मैं देहरादून से हूँ, तो मतलब मेरे को लगता है कि भाई ऋषिकेश मेरे घर से ज्यादा पास है, तो मेरे लिए ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा ऋषिकेश। घर से मेरे को जब आना है जब जाना है मैं कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है ना। तो देहरादून से ऋषिकेश पास है, तो ऋषिकेश को आप पहले नंबर पे रख सकते हो, फिर दिल्ली को रख सकते हो, फिर जोधपुर को रख सकते हो। मतलब ये है कि ये जो पहले टॉप के 6 एम्स आप देख रहे हो, इनमें आप ऑर्डर को मैनिपुलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अपने मतलब कंफर्ट के अकॉर्डिंग, कि भाई मुझे लगता है कि मैं राजस्थान से हूं, मैं जयपुर से हूं, तो मुझे जोधपुर पास पड़ेगा, अगर ऐसा आपका कुछ है, और घर से दूर ही जाना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, क्योंकि ऐसा रहता है कि भाई घर से पास रहो तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा, ठीक है ना, और कंफर्ट जोन रहेगा अपना थोड़ा, तो ये फायदा रहता है। या फिर मान लो कोई एमपी से है तो उसे लगता है कि भाई भोपाल मेरे से पास है, तो भोपाल को पहले नंबर पे डाल दिया, दिल्ली को सेकंड नंबर पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि इन टोटल 6 एम्स को आपने सबसे ऊपर ही रखना है, बाकी के जो जितने एम्स है वो इन सबके इन 6 के बाद आने चाहिए, बस इतना आप समझ लो। ठीक है, तो अगर इतनी चीज याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और एक चीज मैं और बता दूं कि बच्चे भले ही एम्स दिल्ली के पीछे भागते हैं, ठीक है, आई नो कि भाई एम्स दिल्ली का एक बहुत बड़ा अटैचमेंट है आप लोगों के साथ, बट एक चीज मैं बता दूं कि मैं मतलब खुद ये पर्सनली फील करता हूँ कि भाई दिल्ली में आपको पता है कि गर्मी कितनी ज्यादा है, पॉल्यूशन कितनी ज्यादा है। तो अगर वो एक फैक्टर को भी आप दिमाग में रखते हो ना, अगर आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले नंबर पे भोपाल या ऋषिकेश ही रखना चाहिए। ये भी बहुत अच्छे एम्स हैं, इनको ये मत समझो कि भाई मेरी मेरी जो वैल्यू थी वो ये थी कि मेरे को एम्स दिल्ली आराम से मिल जाता, मैंने इस तरीके का परफॉर्म किया था। लेकिन ये भी सोचो कि भाई एम्स दिल्ली जाने के बाद जब दिल्ली में रहोगे, वहां का पॉल्यूशन, गर्मी, ये सब चीजें देखकर अगर लाइक आपको सुकून नहीं मिल पा रहा, तब भी तो फिर एम्स दिल्ली का कोई फायदा नहीं है। तो लाइक मेरी तरफ से एक हिंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, जिनका रैंक अच्छा आएगा, तो ये जरूरी मत समझो कि भाई एम्स दिल्ली ही सब कुछ है, क्योंकि एम्स दिल्ली से अगर कर भी लोगे तो वहां पर कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा नहीं लगने वाला है। उसके बाद भी आपको अगर एम्स से जॉब करनी है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तब भी आपको नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। ये जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर बस फायदा ये होता है कि सीखने को बहुत अच्छे से मिलता है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है जिससे आप आगे की जॉब की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, तो बस यही है, बाकी ऐसा है कि एम्स दिल्ली का कोई ठप्पा लग जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बस वो 4 साल तक घर में ये बात घूमती रहेगी कि भाई एम्स दिल्ली से कर रही है, एम्स दिल्ली से कर रही है, ऐसा रहेगा, घर में माहौल रहेगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। बट ये सोचो कि दिल्ली में स्टे करना लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां टेम्परेचर और ये सब जो भी चीजें पॉल्यूशन वगैरह, तो लाइक अगर ये सब चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती तब तो बढ़िया है। वरना अदरवाइज लाइक मैं ऋषिकेश को पहले प्रेफरेंस पे इसलिए डालता हूँ बिकॉज लाइक ऋषिकेश आपको पता है पहाड़ों के पास है, ठीक है ना, तो काफी अच्छी लोकेशन है, आपको लोकेशन एक काफी अच्छी मिलती है। और बाकी मैंने बताया कि ये जो 6 एम्स देख रहे हैं, पांच पांच छह जो एम्स आप देख रहे हो, इन सबके लेवल लगभग लगभग एक जैसे ही है, मैं अपनी तरफ से ये मानता हूँ। बाकी आपको जो करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट एक रूल ये याद रखना कि इन 6 एम्स को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना, इनमें भले ही आप ऊपर नीचे ऑर्डर कर लो, बाकी के जितने एम्स हैं इन 6 को पहले लगा लेना, उसके बाद बाकी एम्स को लगाना, तो हमेशा फायदे में रहोगे, बेस्ट एम्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन 6 को आपने लगा लिया, उसके बाद जो आप लगाओगे लिस्ट में प्रेफरेंसेस जो आप सेलेक्ट करोगे वो अपने घर की दूरी के अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, ये आप बस ध्यान रखना। तो काउंसलिंग में आपको बस इतना ही करना होता है। और डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ, देखो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट आपका ओबीसी वालों के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है और कुछ नहीं करना होता। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो क्या चाहिए होते हैं, वो आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होते हैं। तो एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो एक तो आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है, और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ये दोनों चाहिए होते हैं। अब कुछ बोर्ड्स जो होते हैं, जो स्कूल बोर्ड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर आपके बोर्ड में ऐसा है, जैसे सीबीएसई बोर्ड या किसी में भी ऐसा है अगर, तो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसा लिखा है तो उसका मतलब है कि मार्कशीट भी वही है और पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है। अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब अलग अलग है, और अगर आपने अपने स्कूल से नहीं लिया था तो आप उसको जल्दी से जल्दी ले। ठीक है, इसी तरीके से 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फिर वही सेम चीज कि अगर ये किसी बोर्ड में सिंगल डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, और एक ही से काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको अपने स्कूल से ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको अपने स्कूल से ही मिलेगा। और बाकी जिसका इस साल 12th हुआ है तो हो सकता है उनका डिजी लॉकर वगैरह में भी आ गया हो, मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लेना। बाकी आपको स्कूल से मिल जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट है, टीसी हो गया, टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी आपको अपने स्कूल से मिलता है। अब जो बच्चों का ड्रॉप ईयर था उनका टीसी शायद, मतलब टीसी तो यही चलेगा, इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट होता है सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब ये है कि जब आपने स्कूलिंग अपनी खत्म करी, स्कूल से जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा वो वैसे 6 महीने के अंदर अंदर तक वैलिड रहता है। ठीक है, मान लो कि अभी इस साल जिसने करा है अपना क्लास 12 कंप्लीट, तो वो अपना सीसी अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से लेगा, वो उसका चल जाएगा। लेकिन पिछले साल जिसने करा था तो हो सकता है कि उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला ना चले। ठीक है, बट फिर भी ले जाना। बट मैं आपको यहाँ पर एक सेव ऑप्शन बताऊंगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला तो आपके पास होना चाहिए। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका तहसील वगैरह से भी बन जाता है, तहसील या म्यूनसिपैलिटी या आपके वार्ड मेंबर वगैरह से भी बन जाता है, तो वो भी आप एक बना के रख लोगे तो आपके पास फायदा रहेगा।
ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, तो ये देख लेना। बाकी इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए, माइग्रेशन वगैरह इन सब के लिए थोड़ा टाइम दे देते हैं अगर आपके पास नहीं भी है। लेकिन 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, माइग्रेशन, टीसीसीसी, इनके लिए थोड़ा टाइम दे दिया जाता है, 15-20 दिन का टाइम दे दिया जाता है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देते। तो ये अभी से बना के रखो। ठीक है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है गैप सर्टिफिकेट। अब ये गैप सर्टिफिकेट किन के लिए होता है? गैप सर्टिफिकेट भाई उनके लिए होता है जिनको स्कूलिंग करे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, उनका ड्रॉप ईयर था, और ड्रॉप ईयर में उन्होंने कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया। यानी कि आपने जो लास्ट इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई खत्म करी, उसके बाद आपको कम से कम 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो उसके लिए आपका गैप सर्टिफिकेट बनता है। ये भी आपका नियर बाय तहसील से ही बन जाएगा, तहसील या जहां पर स्टैम्प पेपर वगैरह का काम होता है, वहां से ये बन जाएगा, नोटरी वगैरह करके वो बना देते हैं। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट में वही आता है कि भाई आपने जो लास्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी थी, उसको छोड़े हुए आपको कितना टाइम हो गया, और अभी तक आपने क्यों नहीं करा किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन। ठीक है, तो वो आप जाओगे किसी के पास भी, वो 100-150 रुपए में ये आपका बना देंगे। ये 15-20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। ठीक है, तो इसका कोई इतना चक्कर नहीं है। ये आप अभी ना बनवाएं गैप सर्टिफिकेट, ये आप तभी बनवाएं जब आपको एम्स अलॉट हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट का नाम भी डाला जाता है जब गैप सर्टिफिकेट बनता है। तो जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आप बना रहे होते हो, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम इसमें आता है। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं बनाना, जब आपको एम्स का अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि भाई आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, उसके बाद जो है आप सर्टिफिकेट ये वाला बनाओगे। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आपका डोमिसाइल वाला है, डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट होगा तो रख लेना, ले जाना। ठीक है, उसके बाद जो है, इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट हो गए आपके? कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 10-15 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ही निकाल के रख लेना। ठीक है, पासपोर्ट फोटो जो है 10-15 निकाल के रख लो, काम आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है बैंक अकाउंट वगैरह तो एम्स में जाकर अपने आप वहीं पर खुल जाता है, तो उसकी इतनी जरूरत होती नहीं है, वैसे कुछ मांगते नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हो गए, बस यही कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बट फिर भी कुछ याद आएगा तो मैं आपको पूरा बता दूंगा, ऑफिशियल वाले से बता दूंगा मैं, जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसका आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट। बस यही जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे मैंने, यही सारे आपके मेन जो है डॉक्यूमेंट्स है। बाकी इसमें आईडी कार्ड और लिख लो, आधार कार्ड हो गया आपका। ठीक है, और आधार कार्ड में अगर किसी का फोटो बचपन का है वो उसको अपडेट करवा ले। एड्रेस अगर सही नहीं है तो उसको भी अपडेट करवा सकता है। और अगर उसका खुद का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी है, 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा, तो उसको भी जल्दी से जल्दी सही करा ले, क्योंकि आईडी कार्ड आपके पास प्रॉपर वहां पर होना चाहिए, वरना एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो बस इतनी चीजें आपको चाहिए होंगी, इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको चाहिए, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लें। बाकी जो भी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में उसके लिए गाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो चैनल को भी फॉलो करते रहोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी मिलती रहेगी। बट फिर भी पर्सनली मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, पर्सनली मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, ठीक है, तो आप मेरे को इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और आप जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हो, तो ऑलरेडी 20+ मेंबर्स ऐड हो चुके हैं वहां पर, तो जिसको ऐड होना हो तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, अदरवाइज आप यूट्यूब पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि भाई अगर आपको सीट चाहिए यहाँ पर एम्स में, तो आखिरी राउंड की काउंसलिंग तक डटे रहना। यानी कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो आपका जो मॉपअप राउंड होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट जरूर करना। सेकंड राउंड के बाद वैसे ओपन राउंड करवाते हैं ये, ठीक है, वो एक मॉपअप राउंड की तरह ही होता है। तो आखिरी राउंड तक आप जो है डटे रहना अगर आपको सीट सच में चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकंड राउंड के बाद काउंसलिंग से साथ छोड़ देते हैं। वो छोड़ते इसलिए क्योंकि एम्स वाले क्या करवाते हैं, जब ओपन राउंड की काउंसलिंग होती है तो 25,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी रखवाते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट से। वो इसलिए रखवाते हैं कि भाई अगर तुमने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करा और तुम्हें सीट मिल गई, उसके बाद तुम्हारा प्लान चेंज हो गया, तुमने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो तुम्हारे 25,000 रुपए वापस नहीं भेज सकते। तो इस वजह से बच्चे जो है घबराते हैं 25,000 रुपए अपने फंसाने। बट ये है कि भाई आखिरी तक अगर सीट चाहिए तो भाई आखिरी तक लड़ाई करते रहो, और 25,000 का इंतजाम अभी से करके रख लो जिसके थोड़े मार्क्स कम है, ताकि ओपन राउंड में भी पार्टिसिपेट आराम से कर लो। ठीक है ना, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो 25,000 अमाउंट जो है वो काफी टाइम बाद वापस आपको मिलता है, तुरंत नहीं मिलता। मतलब 4-5 महीने आराम से मान के चलो, ये चीज मैं आपको पहले बताते रहा हूँ। बट ये है कि कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बढ़िया एम्स चाहिए, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान रखो। और बाकी ये क्वेश्चन ये भी रहता है कि बॉन्ड मनी वगैरह इसमें है या नहीं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। 5,000 रुपए का बॉन्ड मनी होता है, यानी कि अगर आपको कोर्स बीच में ड्रॉप करना भी एडमिशन लेने के बाद, तो आपको 5,000 रुपए पे करके आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके सबमिट हो जाते हैं, इस वजह से आप कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो एडमिशन अगर आपको कहीं और लेना है तो 5,000 रुपए का आपको यहाँ पर बॉन्ड मनी भरना होता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाते हैं।
तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि पार्शियल ड्रॉप लेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसका आंसर भी मैंने यहाँ पर दिख दिया। ठीक है, तो बाकी जितने भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज उसको जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बाकी दोस्तों को भी अपने ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।